फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई जो सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअल में ये सरप्लस अमाउंट होता क्या है और ये गवर्नमेंट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो किस ब्याज पे ये जो है आरबीआई ट्रांसफ़र करती है। इस वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और नॉलेजफुल भी रहेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी का भी पता रहेगा और बैंकिंग सिस्टम का भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे आरबीआई का इनकम होता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पास्ट रिकॉर्ड कि आरबीआई ने पीछे के सालों में कितना पैसा कब कब ट्रांसफ़र किया। 2018-19 का जो 1,76,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफ़र था, उसको अगर छोड़ के देखा जाए तो ये एक साल का सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरप्लस के तौर पे ट्रांसफ़र करेगी। उस टाइम आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे और वो कुछ टाइम के बाद कुछ निजी कारणों से आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। अब इस्तीफे की बात हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा हो या अपॉइंटमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट के जो 5 साल में आरबीआई ने कैसे सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र की है। जैसे 2016-17 का आप देख सकते हो 30,000 से 67 करोड़ हो गया, 17-18 का 50,000 करोड़ हो गया, 18-19 का 1,23,414 करोड़ हो गया और 19-20 का 57,128 करोड़ और 20-21 का अभी जो है 99,122 करोड़। एक्सप्लेनेशन से पहले हम देख लेते हैं आरबीआई का इतिहास। तो आरबीआई का जो गठन है, वैसे आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, इसका गठन जो है पहले एज ए प्राइवेट बॉडी हुआ था। तो हिल्टन यंग कमीशन जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। तो 1935 में जो ये है इसका गठन हुआ था। जो एक्ट है वो 1934 है, गठन 1935 में हुआ था और 5 करोड़ कैपिटल था जब स्टार्ट हुआ था। तो जनवरी 1949 में नेशनलाइज्ड कर दिया, यानी गवर्नमेंट हो गया 1949। उसी टाइम ये प्रोविज़न रखा था अंडर सेक्शन 47 के कि अगर आरबीआई का जितना भी प्रॉफिट है ये सब निकाल के जो स्टाफ की सैलरी है या जो भी एनपीए वगैरह होता है या फिर डाउटफुल जो बैड डेबिट होता है, तो ये सब काट के जितना बचेगा प्रॉफिट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करना है एज ए डिविडेंड। अभी बात करते हैं दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनकी, तो उनमें भी ऑलमोस्ट सभी में यही रूल है, यही कानून है। उन देशों के अलग अपने कानून है, पर ओवरऑल जो है प्रॉफिट जो भी रहता है सेंट्रल बैंक का वो उस कंट्री की गवर्नमेंट को ही जाता है। अभी बात करते हैं कि आरबीआई की जो इनकम है वो कैसे होती है। तो अब सपोज करो फॉरेन करेंसी जो आरबीआई ने खरीद रखा है, मान लो जैसे डॉलर खरीद रखा है और वो 70 रुपये के हिसाब से मान लो खरीदा और कल को उसके रेट 80 रुपये हो गए, तो वो 10 रुपये जो है आरबीआई की इनकम होगी $1 के पीछे। अब कितना इन्वेस्ट किया है, कितना खरीद रखा है, तो उसको वो उससे गुना कर देंगे तो वो आरबीआई की जो है इनकम है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो आरबीआई से लोन लेती है तो उसका जो ब्याज है वो भी आरबीआई की इनकम है। उसके बाद में आपने बैंकिंग सेक्टर में सुना होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, यानी बैंक अगर आरबीआई से लोन लेते हैं या फिर बैंक का पैसा जो है आरबीआई के पास रहता है, उन दोनों केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है तो वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई की कमाई है। अब अगर बात करते हैं एक्सपेंडिचर की यानी खर्चे की, तो आरबीआई के खर्चों में मेन है जो करेंसी नोट है उनकी प्रिंटिंग होती है। तो उसमें जो स्टाफ लगा हुआ है, जो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, तो उन सब का जो खर्चा है वो आरबीआई को पे करना पड़ता है। और उसके अलावा जो बैंकों को कमीशन देती है आरबीआई कुछ ट्रांजैक्शन पे, जैसे गवर्नमेंट के भी आप पे मान लो या प्राइमरी डीलर है उनमें बैंक भी आ जाते हैं। ये अगर दोनों खर्चे मिला दिए जाएँ तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसका ये 1/7 हो जाते हैं, यानी दोनों मिला के प्रिंटिंग कॉस्ट और जो ये बैंकों को दिए जाने वाला कमीशन भी इसमें शामिल है। अभी इनकम और जो एक्सपेंडिचर है इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद और कुछ जो है आरबीआई रिजर्व भी रखती है, तो ये सब कैलकुलेशन होने के बाद जो अमाउंट है वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि ये ट्रांसफ़र जो है हर साल करे या हर महीने करे, ये कभी कभी साल के बीच में भी हो जाता है और कभी कभी ये साल कंप्लीट होने के लास्ट में जो किया जाता है। अब बात आती है कि जो ये
आरबीआई ट्रांसफ़र करता है उसको ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट ही बोलते हैं। ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट और इसमें डिविडेंड टू गवर्नमेंट में डिफरेंस है, तो इसको डिविडेंड टू गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलते। तो वैसे अगर शेयर मार्केट से थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आइडिया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। जो कंपनी है, जो कंपनी का बेनिफिट है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिवाइड करती है, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो अब इसका कोई शेयर होल्डर तो है नहीं आरबीआई का, ये आरबीआई तो टोटली गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसका कोई और शेयर होल्डर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट बोलते हैं, ना कि डिविडेंड टू गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कैसे जो है फ़ंड ट्रांसफ़र करती है और कौन सा फ़ंड है जो ट्रांसफ़र करती है आरबीआई। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इतने फ़ंड का क्या करती है, ये इतना ह्यूज जो सरप्लस है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ यूज़ करती है, किस काम में लेती है। तो वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो जैसे एम्प्लॉय हैं, या फिर पेंशन जो है गवर्नमेंट जो देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, या फिर जो गवर्नमेंट ने लोन वगैरह ले रखे हैं उनके इंटरेस्ट की पेमेंट है, या कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, तो उनमें जो है ये सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं फिनिश। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस वीडियो के थ्रू, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ जो आपके नॉलेज को भी बूस्ट करेगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो भी आपको मिलती रहेंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच।